अस्सलाम वालेकुम। एस टी 301 की जीडीपी है ये आज, यानी आज ओपन हुई है और उसकी जो डेडलाइन है या लास्ट डेट है वो 27 बनती है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा इसका सोल्यूशन और साथ में आपको मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा कि क्या वाकई ये जो सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एस टी 301 की हैंडआउट्स में लेक्चर नंबर 6 की जानिब। उसमें उन्होंने कहा है कि दिस प्लॉट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फेमस स्टैटिस्टिशियन जॉन टुकी 1977। अब ये क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि सबसे पहले तो उसने कहा कि ए फ्रीक्वेंसी टेबल हैज द डिसएडवांटेज दैट द आइडेंटिकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इज लॉस्ट इन ग्रुपिंग प्रोसेस। कि जो आप हर एक के लिए अलग अलग से डेटा बनाते थे, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी को अलग अलग से वाजिया करने के लिए जो आप टाइम ग्रुपिंग के ऊपर ज़ाया करते थे ना, वो इसमें आप बचा लेते हैं। तो उसने कहा कि टू ओवरकम द दिस ड्रॉबैक, जॉन टुकी 1977 के अंदर एक पर्टिकुलर टेक्निक बनाई थी उन्होंने, इसे स्टेम एंड लीफ कहा जाता है। ठीक है, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले कहा जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, तो सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं कि दिस टेक्निक्स ऑफर ए क्विक एंड नॉवल वे ऑफ सिमल्टेनियसली sorting and displaying the data set where each number of the data set is divided into two parts as stem and a leaf। तो उसने क्या कहा है कि एक स्टेम होता है उसका नंबर, और एक उसके दूसरे नंबर को वो कहते हैं लीफ। यानी इसका डिजिट का पहला किसी नंबर को अगर डिवाइड किया जाए, डिवाइड से मुराद ये कि उस नंबर के दो टुकड़े किए जाए। जैसे कि ये 243 थ्री डिजिट है, या इसका आप पहले सिर्फ टू को स्टेम रख लें, यानी लीडिंग डिजिट रख लें। ठीक है, तो ये आपके पास टू आ गया और इसकी जो ट्रेलिंग डिजिट है वो 43 रह जाता है फिर। तो यहाँ पे 43 आपने लिख लेना है। इसी तरह या फिर आप इसे लिख सकते हैं, 24 को आप पहले लिख लें और 3 को आप उसके ट्रेलिंग डिजिट बना लें। ठीक है, ये दो वे में आप इसे लिख सकते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल में उसने कहा है कि ये 30 पेशेंट्स की उसने एजेस दी हुई हैं। ठीक है, ये आपके पास डेटा जो कामा से सेपरेट किया हुआ है जिसे, तो आपने इसका टेबल बनाना है, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले आपने इसे शो करवाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि अपने डेटा को रीअरेंज करना होता है। ठीक है, जब आपने इसे लिखना है, लिखने से पहले कोशिश करें कि अपने डेटा को रीअरेंज कर लें। उसके बाद उन नंबर्स को अपने को काउंट करें कि वाकई कोई आपने डेटा मिस तो नहीं किया। फिर आप स्टेम एंड लीफ बनाना शुरू करें। तो स्टेम में क्या करेंगे कि हम सबसे पहले तो अपने इस डेटा को पढ़ेंगे। डेटा में जो सबसे पहला नंबर 1 है हमारे पास, सबसे छोटा नंबर, हमने यहाँ पे 1 लिख लेना है। ठीक है, इसी तरह 2 अगर है हमारे पास कहीं पे, तो हम 2 भी लिख लेंगे। ये 2 आ गया हमारे पास, तो ये 2 लिख लेंगे। पहले नंबर की बात कर रहा हूँ, स्टेम की। इसी तरह उसके बाद हमारे पास 3 है। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट डिजिट बनता है वो 7 है, यानी किसी ना किसी नंबर के शुरू में 7 आ रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले चूंकि 1 है हमारे पास, तो 1 के हमने लीफ ढूंढने हैं कि हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं जिनके शुरू में 1 है। तो उनके दूसरे नंबर हमने वो लिख लेने हैं। 1 के बाद 8 है, तो हमने 8 लिख लिया। ठीक है, 1 एक ही दफा लिखना है। उसके बाद जो लीफ बनेंगे, बेशक वो 1000 बार आ रहा हो एक ही नंबर, आपने उसे 1000 बार ही लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई नंबर अगर रिपीट होगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि वो जितनी दफ़ा आएगा हम उसे उतनी दफ़ा ही लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास बनता है 2। तो इस डेटा के अंदर हमारे पास ये बनता है 2, हमारे पास यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये एक एंट्री आ गई हमारे पास 1 8 और 1 2। ठीक है, जो 1 से शुरू होती थी और बाद में उनकी जो लीव्स हैं वो ये बनती हैं। इसी तरह 2 से शुरू होने वाली 29 26 और 27 है, यहाँ पे डेटा मौजूद है 26 27 और 29। तो ये इनका जो पहला डिजिट है वो सेम था, इसलिए एक ही बार लिखा, और बाकी क्या है कि उसकी जो लीफ है वो हमने ऐसे अलग अलग करके लिखी। उसके बाद हमारे पास इसी तरह यहाँ तक डेटा आ गया। यहाँ पे उसने कहा है कि बट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू अरेंज द ट्रेलिंग डिजिट ऑफ ईच नो नाउ स्मॉलर टू हाईएस्ट, यानी छोटे नंबर से आप बड़े नंबर की तरफ इन्हें कोशिश करें कि आप इन्हें रीअरेंज करें। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 0 के बाद 1 आना चाहिए था, 1 के बाद 5, फिर 7, फिर 9, यानी आप इसे रीअरेंज करें पहले, उसके बाद आप इसे लिखें। और इसी तरह यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि डेटा दिया हुआ है आपको इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में क्या होता है कि छोटे से बड़े नंबर की तरफ वो फ्लो करता है, यानी सबसे पहले 1 आ रहा है किसी नंबर के डिजिट में, फिर 2 आएगा, यानी 10 20 30
ऊपर की तरफ ही नंबर जाएंगे, ठीक है। डेटा को उसने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अगर ये डिसेंडिंग होता तो पहले 74 आता, फिर 71, यानी वो नीचे की तरफ डेटा फ्लो करना शुरू कर देता है। तो यहाँ उसके बाद उसने इसकी स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले करवाया। तो ये तो था स्टेम एंड लीफ का डिस्प्ले। अब चलते हैं अपनी जीडीबी की जानिब। हमारी जीडीबी के अंदर क्या था, प्रॉब्लम उन्होंने दी हुई थी, इसके मार्क्स हैं 5। और सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो आप जीडीबी सबमिट करेंगे वो STA 301 के सेक्शन में जीडीबी में ही जाके आपने सबमिट करनी है, ठीक है। और ये 1 टाइम्स होती है। तो आपने सबसे पहले तो अपनी जो लिखनी है जो जीडीबी, यानी ये आप अगर टेबल बनाते हैं तो इसे आपने सिलेक्ट करना है। तो आप इसे कंट्रोल A और कंट्रोल C प्रेस करने के बाद वहाँ पे जाके जीडीबी जहाँ पे आपने सबमिट करनी है वहाँ पे जाके कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये सारी पेस्ट हो जाएगी उधर, ठीक है। उसके बाद आपने उसका पहले प्रीव्यू लेना है। प्रीव्यू लेने के बाद अगर सारा डेटा मौजूद है जो आपने उसका आंसर देना है, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि जीडीबी 1 टाइम सबमिट होती है, ये आपने याद रखना है। ये असाइनमेंट की तरह बिल्कुल नहीं होती कि असाइनमेंट आपने सबमिट कर ली और उसकी क्लोजिंग डेट से पहले पहले आप उसमें तब्दीली कर सकते हैं, यानी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, दोबारा सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट में आपकी सबमिट हुई होती है, यानी जो कॉपी आप लास्ट में सबमिट करवाते हैं वही रहती है, पहली डिलीट होती रहती है। लेकिन जीडीपी में क्या है कि आप 1 टाइम्स ही सबमिट करते हैं। ये आपने अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से कंट्रोल C और वहाँ पे जाके कंट्रोल V किया और वहाँ पे कुछ भी नहीं सबमिट हुआ, यानी पेस्ट नहीं हुआ, और आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया, तो सबमिट का बटन दोबारा इनेबल नहीं होगा। आपका वो 0 नंबर आपको वो अवार्ड करेगा, क्योंकि आपने आंसर ही नहीं दिया होगा सही तरीके से। अगर आपने ये सारा कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट किया और प्रीव्यू लेने के बाद आपने सबमिट किया, उसके बाद आपको नंबर आपके काम के हिसाब से अवार्ड किए जाते हैं। इसके 5 नंबर है मेंशन उन्होंने सर ने ऊपर किया हुआ है। 27 इसकी क्लोजिंग डेट है। और जब इसका रिजल्ट आएगा तब आप देख भी सकेंगे कि एक्सीलेंट किन्हें मिला, गुड किन्हें मिला, पुअर किन्हें मिला, ठीक है। तो आपने प्रीव्यू ज़रूर लेना है, क्योंकि अब विजिट हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी अब मिड टर्म नहीं है, तो कोशिश करें कि आप अपनी असाइनमेंट जीडीबी हर चीज़ से अच्छे नंबर लें। तो शुरू करते हैं जी। उसने कहा कि ये आपके पास एक डेटा है, इसका आपने स्टेम एंड लीफ बनाना है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो किसी नंबर के शुरू में 0 नहीं था, ठीक है। तो 0 किस लिए मैंने रखा है, इन दो नंबर्स के लिए मैंने स्टेम रखा है। स्टेम क्यों रखा है इनके लिए 0 कि 06 यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि 06 बराबर होता है 6 के ही, और 09 इज इक्वल टू होता है 9 के ही, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनके लिए स्टेम जो है वो 0 रखा है, क्योंकि इनका सेकंड डिजिट कोई नहीं था। अगर इनका सेकंड डिजिट नहीं था तो इसके लिए स्टेम मैं 0 रखूंगा, ठीक है। उसके बाद 1 था सबसे छोटा डिजिट, यानी 0 के बाद जो बड़ा डिजिट बनता है वो 1 था। 1 के बाद 2 है और 2 के बाद 3, यानी इसमें मैक्सिमम डिजिट हमारे पास जो लीडिंग डिजिट बनता है वो 3 तक जाते हैं, इससे ऊपर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 0 के बाद ये 6 और ये 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 लीडिंग डिजिट जिनका बन रहा है वो ये है 9 9 8 8 8 8, फिर ये 6, इसी तरह फिर 5, फिर ये 3 टाइम्स 4 है। तो ये लिखा, उसके बाद 2 टाइम्स 2 था, तो हमने ये लिख लिया। अपने डेटा को रीअरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आपने क्या करना है कि 2 2 जिनको लीड कर रहा था, फिर ये डिजिट बनते हैं। उसके बाद 3 और ये डिजिट बनते हैं। तो यहाँ तक तो था हाफ इसका आंसर, ठीक है, यहाँ तक कि इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए स्टेम एंड लीफ आपने डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद है आल्सो कैलकुलेट मॉडल वैल्यू फ्रॉम द डिस्प्ले। अब इसमें से आपने मॉडल वैल्यू बताना है। मॉडल वैल्यू के हिसाब से थोड़ा सा आपको अगर बताता चलूँ कि अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं स्टैटिस्टिक के अंदर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, तो उसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही मॉडल क्लास कहलाती है, अगर वो क्लास हो, ठीक है। अगर वो कोई नंबर है, ठीक है, अगर वो कोई नंबर हो तो वो मॉडल नंबर कहलाता है, यानी किसी डेटा के अंदर सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ हो उसे हम मॉडल नंबर कहते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए इस टेबल के अंदर मॉडल वैल्यू, तो वो 18 बनती है। 18 क्यों बनती है, उसकी वजह ये है जो मेरे नज़दीक है, ठीक है, कि वजह ये है
कि 18 हमारे पास 4 टाइम्स आया, कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा हो। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें, ठीक है, तो ये 4 दफ़ा आपके पास आया है। तो इसी तरह आपने देख लेना है कि इस डेटा के अंदर वाकई यही डिजिट है, 18 ही है जो सबसे ज़्यादा बार है। अगर ये यही है तो फिर आपने ऐसे लिखना है कि मॉडल वैल्यू इज इक्वल टू 18। तो ये इसका दूसरा आंसर बनता है कि इसका मॉडल वैल्यू जो बनती है वो 18 है। उसकी वजह ये है कि ये इसकी रिपीटेशन सबसे ज़्यादा बार आई है। तो आपने बेशक आप ये भी साथ में सबमिट करवा दें, यानी से आप सवाल को छोड़ के इस सारे को कंट्रोल ए कंट्रोल सी और उसके बाद वहाँ पे कंट्रोल वी आप करेंगे और ये पेस्ट हो जाएगा। जैसे कि कंट्रोल सी, और अगर मैं यही पेस्ट करके दिखाऊं तो ये कंट्रोल वी करने से यहाँ पे ये दोबारा टेबल भी पेस्ट हो जाएगा। तो आपने इसे वर्ड में MS वर्ड के अंदर बनाना है। उसके बाद आपने इसका फाउंट रखना है 14 हेडिंग के लिए, और वैसे फाउंट आप रखें 12। उसके बाद अलाइनमेंट इसे करें सेंटर, और हेडिंग को बेशक आप बोल्ड करना चाहें, आप इसे बोल्ड कर सकते हैं कंट्रोल बी प्रेस करके या वैसे भी। और यहाँ से आप इसे हेडिंग को 14 करें और आप इसे सबमिट करवाएं। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ उन्होंने कहा होता है कि फाउंट टाइम्स न्यू रोमन रखें, और इसी तरह ये आप ने फिर उसे फॉलो करना होता है, और थोड़ी सी अपनी असाइनमेंट को खूबसूरत बना के पेस्ट करें ताकि देखने वाले को भी अच्छी लगे और आपको मार्क्स अच्छे मिल सके। उम्मीद है आप लोगों को GDP की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे किसी चीज़ की आपको नहीं समझ आई, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।